सभी को नमस्कार। बीए बीएड हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत आपका स्वागत है। तृतीय वर्ष है ना, थर्ड ईयर जो बीए बीएड है उसमें हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत हम पाठ योजना पे चल रहे थे। पाठ योजना के आगे पाठ योजना के सोपान, पाठ योजना के सोपान। सर्वप्रथम अपन गद्य पाठ ले लेते हैं कि किस प्रकार इसके है। तो गद्य पाठ की भूमिका व प्रस्तावना पर बातचीत करेंगे। आज पाठ योजना की भूमिका व प्रस्तावना यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा प्रस्तावना, तीसरा तो आज होगा पूर्व ज्ञान की परीक्षा। पूर्व ज्ञान की परीक्षा अथवा इसको प्रेरणा या प्रोत्साहन भी कहते हैं हम। चौथा उद्देश्य कथन। पांचवा विषय प्रवेश। छठवा आदर्श वाचन। अनुकरण वाचन। विषय प्रवेश को हम प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं। इसी प्रकार काठिन्य निवारण होता है। काठिन्य निवारण, फिर मौन वाचन या पठन। आत्मीकरण, इसके अंदर वापस मौखिक व लिखित होता है। मौखिक व लिखित कार्य। पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न। बारहवां मूल्यांकन। इसी में वन मूल्यांकन में ही गृह कार्य आपका अंतिम होता है ना। तो ये इस तरह से क्या है, सारे आपके बने हुए हैं। टू द पॉइंट अपन आज बात करेंगे। सर्वप्रथम भूमिका। इसके अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री हर्बार्ट ने पाठ योजना के गहन अध्ययन करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण सोपान बताए हैं। हर्बार्ट ने इन सोपानों का आविष्कार सफल पाठ योजना के लिए बनाया था। उसने निम्नलिखित सोपान बताए थे जिसका प्रयोग आज भी पाठ योजना के अंतर्गत होता है। और पाठ योजना के सोपान, इसमें प्रस्तावना, ये सोपान है। पहला जो है प्रस्तावना। किसी भी कक्षा में पाठ पढ़ाने से पूर्व, अर्थात पाठ का आरंभ या प्रारंभ करने से पूर्व एक निपुण शिक्षक को यह जान लेना आवश्यक है कि उस कक्षा की स्थिति कैसी है। सर्वप्रथम उसका कर्तव्य यह है कि कक्षा के वातावरण को सुव्यवस्थित करे। प्रस्तावना, यह सोपान पाठ का मुख्य
अंग माना जाता है, अर्थात प्रधान अंग माना जाता है। प्रस्तावना के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। पहला है प्रेरणा, है ना, पूर्व ज्ञान की परीक्षा, और दूसरा है उद्देश्य कथन। ये इसके अंतर्गत ही माने जाते हैं। प्रस्तावना को करने से पूर्व आपको पूर्व रूप से कक्षा कक्ष की स्थिति को जांच लेना चाहिए। कक्षा कक्ष की स्थिति को जांचने के पश्चात ही आप कोई कार्य कर सकते हैं। अर्थात जब आप एक अच्छा अध्यापक जो होता है, जब वो अपने कक्षा कक्ष में प्रवेश करता है तो प्रस्तावना से पूर्व कक्षा कक्ष की स्थिति को वह क्या है भांप लेता है और उसको सुव्यवस्थित करके, है ना, अच्छा करके उसको एक समा बांधने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो जब वो प्रस्तावना करता है तो यूं ही जाकर के पाठ पढ़ाने नहीं लगता है, वो प्रस्तावना कई माध्यमों से करता है ना। प्रस्तावना जैसे अपन ने पूर्व में बात कर चुके हैं कि उसे छात्रों को आकर्षित करना पड़ता है, तो उसके पूर्व ज्ञान को वह जांचता है। अब पूर्व ज्ञान की परीक्षा वो कैसे लेगा, प्रेरणा व प्रोत्साहन कैसे देगा, है ना, तो इसकी सबकी बातें वो होगी। आपने देखा होगा कि पूर्व ज्ञान की जब परीक्षा लेता है तो छात्रों को पाठ की ओर आकर्षित करने के लिए उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर उनमें प्रेरणा निर्माण अर्थात प्रोत्साहन करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए निम्नलिखित विधियों प्रविधियों के माध्यम से वह पूर्व ज्ञान की परीक्षा लेता है, अर्थात छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान की जांच करता है। वह कई माध्यमों से, विधियों से, प्रविधियों से उसका उपयोग करते हुए इसका कार्य करता है। वह प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न सरल, सहज, स्पष्ट व शुद्ध होने चाहिए, वह संक्षिप्तता लिए हुए होने चाहिए। इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। छात्रों को प्रश्न सीधे समझ में आने चाहिए। पहला, इसके माध्यम से वह जांच कर सकता है। दूसरा, कोई चित्र बता करके, मान लीजिए आपको प्रस्तावना कठिन लग रही है तो चित्र बता करके भी प्रश्न कर सकता है ना। प्रश्न का मतलब प्रश्न करके प्रस्तावना या भूमिका अर्थात समा वो शीर्षक का जो है वो बांधेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, शीर्षक पर प्रस्तावना की जाती है कि पाठ का आज का शीर्षक क्या है, जिसके पाठ का नाम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अब मान लीजिए महाराणा प्रताप के बारे में उसमें गद्य में लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप के का जीवन, है ना। तो महाराणा प्रताप का आपको चित्र लाके बताना पड़ेगा। जब महाराणा प्रताप का चित्र आप लाके बताएंगे तो महाराणा प्रताप कैसे दिखते हैं, महाराणा प्रताप किसके पुत्र थे, है ना, महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे, फिर महाराणा प्रताप की जो भी प्रारंभिक शिक्षा है कहाँ प्राप्त हुई, महाराणा प्रताप ने कौन कौन से युद्ध लड़े। जब वो इस प्रकार के प्रश्न अगर आप पूछोगे तो छात्र छात्राओं में उसके पूर्व ज्ञान की जांच हो जाएगी कि महाराणा प्रताप के बारे में छात्र चित्र बता करके कितना उत्तर दे सकते हैं। तो उनकी क्या होगी, पूर्व ज्ञान की जांच हो जाएगी और आप शीर्षक की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अंत का जो प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक बन सकता है कि महाराणा प्रताप के बारे में और आप क्या जानते हो बताइए, तो वे नहीं बता पाएंगे। तब आप पूरे यहाँ पर महाराणा प्रताप का आप हल्का सा परिचय देकर के पाठ का, तो आज हम हिंदी गद्य के अंतर्गत महाराणा प्रताप का अध्ययन करेंगे या महाराणा प्रताप की जीवनी का अध्ययन करेंगे अथवा उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे अथवा युद्ध का अध्ययन करेंगे अथवा जैसा पाठ का शीर्षक हो का नाम होगा वैसा अपन उसको उद्देश्य कथन में बोलेंगे। चित्र बताकर, कहानी सुनाकर, आप कहानी सुना करके भी कर सकते हैं, कहानी सुनाकर, है ना, प्रेरणा उत्पन्न या प्रोत्साहन उनको दे सकते हैं बालक बालिका को, तभी वो उसका विषय में रुचि लेंगे। दीवार पर मॉडल्स को भी बता सकते हो आप, है ना, कोई पदार्थ बता सकते हो, मॉडल बता सकते हो, है ना। इसको बता करके भी आप किसी एक घटना के आधार पर या उदाहरणों के माध्यम से भी पाठ की प्रस्तावना की जाती है। तो 4-5 प्रकार से जो भी बात होती है वो यहाँ पर होने लगी है ना। कोई प्रसंग भी आप बता सकते हो, कोई सूक्ति है वो कर सकते हो। अनेकों माध्यमों से
छात्र के पूर्व ज्ञान की अर्थात प्रेरणा व प्रोत्साहन उसे दे करके पाठ की प्रस्तावना आप ला सकते हो, है ना। अब अगला है उद्देश्य कथन। पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्रों को पाठ की ओर आकर्षित करने के बाद पाठ का उद्देश्य कथन किया जाता है, अर्थात मुख्य शीर्षक की ओर अध्यापक छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है। वह अपने वाचन व कथन के माध्यम से उद्देश्य कथन की पूर्ति करके फलक पर अर्थात श्यामपट्ट पर शीर्षक को लिखता है। तो पूर्व ज्ञान के जब अंतिम प्रश्न होगा, समस्यात्मक होगा, तो उद्देश्य कथन क्या कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। अर्थात आपको ये लिखना है कि विधा का नाम व शीर्षक का नाम लेते हुए आज क्या पढ़ाओगे उसका आपको करना है। जैसे यहाँ पर आ गया है कि महाराणा प्रताप का हमने उदाहरण दिया था, तो आज हम हिंदी गद्य विधा के अंतर्गत महाराणा प्रताप तथा उसकी जीवनी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो सभी छात्र क्या उस ओर आकर्षित होते हैं। उद्देश्य कथन क्या है? दो इसके प्रकार है। एक तो बोल करके आपको पहले बोलना है, तत्पश्चात श्याम पट्ट पर वे लिख कर गए, है ना, लिखना भी है। बोल दिया है फिर श्याम पट्ट पर लिखना भी है। तो ये दोनों काम इसके उद्देश्य कथन के अंतर्गत होते हैं। उद्देश्य कथन, है ना, ये बहुत ही, उद्देश्य का मतलब आज का जो आपका उद्देश्य है वो क्या है, उस शीर्षक के माध्यम से आपको मालूम पड़ता है। महाराणा प्रताप, जैसे आपने लिखा महाराणा प्रताप, कौन सी विद्या है? ये गद्य की विद्या है, तो आपने यहाँ पर गद्य का लिख दिया। कहानी है तो कहानी लिख दिया, है ना। पद्य है तो पद्य लिख दिया। इस तरह से क्या है, इसका पाठ का शीर्षक आपको लिखना पड़ता है। यह आपको क्या है, अंडरलाइन भी करनी चाहिए इसकी। और फिर किस बिंदु पर चल रहे हैं, शिक्षण बिंदु पर, उसका यहाँ पर आप उल्लेख कर सकते हो। अगला जो है मेरा उद्देश्य कथन के बाद में इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उदाहरण बार बार आपको यहाँ पर देना पड़ेंगे। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन के बाद में विषय प्रवेश या प्रस्तुतिकरण, है ना। यहाँ पर क्या, अब विषय के अंतर्गत आप आ गए। आज हमने उद्देश्य कथन कर दिया। फिर प्रस्तुतिकरण में पाठ की प्रस्तावना व उद्देश्य कथन के बाद विषय प्रवेश के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं आते हैं। पहला है आदर्श वाचन, है ना। दूसरा है अनुकरण वाचन, मतलब छठा सातवां बिंदु है। तीसरा है काठिन्य निवारण और चौथा है मौन वाचन। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी जो बातें आती है। आदर्श वाचन के अंतर्गत जब अपन गद्य का वाचन करते हैं तो व्याकरण के नियमों के अंतर्गत उचित आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन शिक्षक करता है। वह उसका पुस्तक पकड़ने का तरीका, वो छात्रों से बीच में क्या है, बातचीत करने का तरीका भी देखा जाता है। अर्थात उसका क्या होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। किनसे? छात्रों से। अगर आई कांटेक्ट नहीं रहेगा तो क्या है, कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता की समस्या होगी। बीच बीच में जब वो पढ़ाई करता है और आई कांटेक्ट छात्रों से रखता है तो एक बराबर उनसे बनी रहती है। शेष शिक्षक जो होगा सभी व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए जब उसको आरोह अवरोह के साथ में जिस प्रकार गद्य लिखा गया है या गद्य का अनुच्छेद या परिच्छेद लिखा गया है उसे पढ़ता है। शेष छात्र क्या करते हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं ताकि क्या है, उसके अर्थ को शेष छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर शिक्षक क्या है, जब बीच बीच में पढ़ता है और कठिनाई स्तर पे यदि कोई उच्चारण शुद्ध नहीं होता है या ऐसी कोई बात होती है तो उसको वो श्यामपट्ट की सहायता से वहाँ पर हल्का सा बताता है। जो शब्द की कठिन शब्द की दृष्टि से या विषय वस्तु की दृष्टि से कठिनाई स्तर को लिए हुए होते हैं, उसका सरलीकरण करने का वह श्यामपट्ट के माध्यम से करता है।
अगला जो है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में एक छात्र या छात्रा क्या करते हैं, शिक्षक द्वारा पढ़े हुए आदर्श वाचन का वे अनुकरण करते हैं, अर्थात वे वैसे का वैसा पढ़ने का प्रयास करते हैं। जब वो वैसे का वैसा पढ़ने का प्रयास करते हैं तो उनमें कई प्रकार की त्रुटियां होती है, उच्चारण दोष होता है, व्याकरण की कमी होती है ना। उसको क्या करते हैं, अध्यापक जो है श्याम पट पर लिखते हैं। जब वे श्याम पट पर लिखते हैं तो लिख करके उसको बीच में नहीं टोकते हैं। जब उसकी बारी पूरी हो जाती है तो उसकी बारी के अंत समय में उसे श्याम पट पे उस शब्द को क्या करते हैं, दोबारा बुलवाते हैं। हो सकता है शायद आपके सुनने में कोई दोष हो गया हो सकता है बालक जल्दी जल्दी पढ़ रहा हो तो वो स्लिप हो गई हो, उसे बोलते हैं टंग स्लिप, जीभ जो है एकदम से हो गई हो, तो उसे दोबारा जब पढ़ाते हैं तो दोबारा भी जब उसका उच्चारण दोष निकलता है अर्थात व्याकरण की गलती निकलती है तो कई प्रकार की बातें वहाँ पर जब देखते हैं तो उसको श्यामपट के माध्यम से छात्र को दोबारा उसको पढ़ाया जाता है। यदि वो शुद्ध उच्चारण कर देता है तो उसको अगले छात्र को खड़ा करके अनुकरण वाचन करने के लिए कहा जाता है। उसको भी इसी तरह से बीच में नहीं रुक करके उसके बारी का और दूसरे छात्र की वापस बारी जब आती है तो उसके बीच में या उसके दरमियान उसका क्या निवारण करते हैं, उच्चारण का या अन्य किसी चीज का। और शेष छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो इनसे क्या श्रवण शक्ति उनकी अच्छी होती है। इसके बाद में काठिन्य निवारण आता है। काठिन्य निवारण मतलब यहाँ कठिन शब्द व अर्थ ग्रहण करते हैं, है ना। गद्य में कठिन शब्द अर्थ के साथ साथ में विधि या प्रविधि जो भी आप कहना चाहो और प्रयोग, इस तरह से क्या है चार जो है कॉलम बनते हैं। इस चार कॉलम के माध्यम से वो क्या है निकालते हैं, शब्द के अर्थ निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं उल्लेख आया पुष्प, तो छात्र छात्रा के को बताने के लिए या तो वो पुष्प क्या है पदार्थ के रूप में ला सकता है, तो यहाँ क्या आ गया पदार्थ, है ना, अर्थात उसने मौलिक पदार्थ या मूल पदार्थ बताया है। तो फूल ही उसने ला करके बता दिया है, तो पुष्प का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर फूल हो गया। ठीक है, फूल का वाक्यों में प्रयोग कीजिए तो यहाँ वाक्य प्रयोग आ सकता है कि वाक्य प्रयोग क्या है। तो विधि आपने क्या करी है मूल पदार्थ भी बता दिया, अगर वाक्य प्रयोग करना चाहे तो वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि किसके चरणों में फूल को समर्पित करते हैं या किसके चरणों में फूल को चढ़ाते हैं। तो छात्र बोलेंगे कि ईश्वर के चरणों में फूल अर्पित करते हैं, तो ये फूल आ गया इसका अर्थ, है ना। इसी प्रकार मान लीजिए अगर आप कोई बात करना चाह रहे हैं अन्य किसी समास की अर्थात संधि की अर्थात एक वचन बहुवचन की, तो कई प्रकार की जो बातें हैं वो यहाँ पर आ सकती है। तो जैसे मान लीजिए मौखिक जैसे हमने बात करी, है ना, तो इसका प्रत्यय जो विधि है उसके माध्यम से अपन करेंगे, प्रत्यय नहीं प्रत्यय, है ना। तो क्या है मुख धन इक, मुख से क्या तात्पर्य है मुंह से निकले हुए शब्द, इक तो क्या है साथ में लगता है, तो प्रत्यय क्या हुआ मौखिक, अर्थ क्या हुआ है ना मुंह द्वारा बोले गए शब्द। ठीक है, इस तरह से फिर क्या इसका अर्थ निकलता है। तो काठिन्य निवारण में क्या होते हैं, यदि वो गद्य की प्रवृत्ति है तो उसमें इसके माध्यम से क्या है व्याकरण का जो सामान्य ज्ञान है वह भी क्या है देते हुए चलते हैं, और सभी छात्र छात्राओं की जो काठिन्य निवारण की जो समस्या है उसका यहाँ समाधान करते हैं। इसी प्रकार यहाँ लिखित भी है,
लिखित का अर्थ क्या है? तो यहाँ प्रत्यय वही हो गया, लिख धन इक, है ना। लेख का मतलब लेख, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा कि लेख, लेख द्वारा लिपिबद्ध, है ना। अब चाहे किसी में भी हो वो इस तरह से आएगा। तो काठिन्य निवारण जो है छात्रों की सहायता से ये कहा जाता है। आपको जब पुष्प का अर्थ निकाल रहे हो तो मूल पदार्थ जब आप बताओगे, यहाँ पर मूल पदार्थ क्या बताओगे? फूल बताया आपने, है ना। ये एक फूल बताया है आपने, तो बताएंगे ये फूल है, कि किसका फूल है वह भी वो बोल सकते हैं। तो मूल पदार्थ बता करके आपने शब्द का अर्थ निकाला है। तो विधि और प्रविधि कौन सी उपयोगी है आपकी? कि पदार्थ बता करके, है ना। ये प्रविधि कहलाती है, विधि नहीं कहलाएगी, प्रविधि। प्रविधि अर्थात युक्ति, किस युक्ति, है ना, यह उपाय के माध्यम से आपने इसका अर्थ निकाला है। अगला है, अपन चलते हैं मौन वाचन या मौन पठन। मौन पठन में क्या होता है कि जब शब्दार्थ हो जाते हैं इसके बाद में सभी को मौन पठन करने के लिए कहा जाता है। कुछ जगह इससे पूर्व क्या है, प्रश्न भी पूछ सकते हैं जो मूल अर्थ को लिए हुए हो। मूल भाव अर्थात अर्थ का जो प्रश्न है 2 से 4 आप पूछ सकते हो। 2 से 4 मूल भाव मूल प्रश्न के कर सकते हो। उसके बाद में आपने मौन वचन कहा है। तो मौन वचन में क्या है, अनेक प्रकार के जो हेतु प्रश्न आपको पूछने हैं, अर्थात बोध प्रश्न आपको पूछने हैं। तो उससे पहले क्या है, या विषय वस्तु विशेषण के प्रश्न पूछने हैं तो आपको मौन वाचन कराना है। मौन वाचन का अर्थ है मन में वाचन या पठन करना, है ना। तो इसके लिए आपको 5 से 10 मिनट आपको देने हैं। यदि छोटी कक्षा है तो उसे 10 मिनट देने हैं, बड़ी कक्षा है तो उसे 5 से 7 मिनट आपको, 5, 7, 10, है ना, इस तरह से आप दे सकते हो। अधिक से अगर समय दोगे तो कक्षा में अनुशासनहीनता आपको देखने को मिलेगी। दूसरा इसमें जो मुख्य बात है कि जब वो मन में पढ़ते हैं तो कक्षा में कक्ष का निरीक्षण शिक्षक द्वारा होगा। वो प्रत्येक जगह जाके देखेगा कि कहीं पर पुस्तक की व्यवस्था है या नहीं है, या छात्र खाली बैठा हुआ है तो उसको दूसरे की पुस्तक में देखने के लिए, पढ़ाई के लिए उसको आदेशित करेगा कि भाई आप दूसरी पुस्तक देख करके वही अंश पढ़ने का प्रयास करो, है ना। उस जिसकी पुस्तक है उसके उसके उसका सहयोग करने के लिए उससे कहा जाएगा। तो कक्षा कक्षा क्या निरीक्षण करके कक्षा कक्षा निरीक्षण शिक्षक करता है ना। फिर इसके बाद में आत्मीकरण आता है। इसके आत्मीकरण के अंतर्गत, इस सोपान के अंतर्गत अध्यापक अपने कार्य में अधिक से अधिक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करने का प्रयास करता है। इसमें लिखित उद्देश्य और लिखित पाठ योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 2 महत्वपूर्ण बिंदु दर्ज करना आवश्यक है। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक कार्य में विकासात्मक एवं बौद्धिक प्रश्नों का समाहित होता है। विकासात्मक व बौद्धिक प्रश्नों को समाहित करता है। विकासात्मक अर्थात विषय वस्तु विश्लेषण करते हुए वह उस शिक्षण बिंदु अथवा अनुच्छेद अथवा परिच्छेद अथवा पाठ्यांश का क्या करता है, वह विकास करता है। इसके अंतर्गत अध्यापक चित्र का प्रयोग करते हुए इकाई से संबंधित छोटे छोटे विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं तथा मौखिक कथन के माध्यम से पाठ का भाव और अर्थ समझाते हैं। प्रश्नों के उत्तर छात्रों द्वारा प्राप्त होने के पश्चात अध्यापक मौखिक रूप से कथन करते हैं। अर्थात यहाँ से जो होगा 6 से 8 प्रश्न, बड़ी कक्षा है तो 10 प्रश्न भी उससे पूछ सकते हैं। जैसी कक्षा स्तर होता है
उस कक्षा स्तर के अनुसार वो प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, यदि वो पद्य है तो भाव, और यदि गद्य है तो अर्थ ग्रहण यहाँ पर कराया जाता है। उसमें मूल भाव क्या है, मूल भाव जो गद्य में आता है, उस मूल भाव को ध्यान में रखते हुए, अर्थ को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों की संरचना होती है। इन दोनों को ही ध्यान रखना पड़ता है, और छात्रों के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए भाषा का उपयोग होता है। उसको सरल, सहज व क्रमबद्ध तरीके से श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। वह प्रश्नों की श्रृंखला मतलब एक जैसे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अंतिम प्रश्न पहले आ गया और पहले वाला जो प्रश्न है बीच में आ गया, बीच वाला प्रश्न लास्ट में आ गया, है ना, अंतिम में आ गया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसमें क्रमबद्धता का भाव लिए हुए हो, एक के बाद एक, है ना, सीरीज उनकी बनती रहती है। उसके माध्यम से क्या है, प्रश्नों के उत्तर निकलते हैं। उत्तर जो है छात्रों से हिंदी के अंतर्गत तो पूर्ण उत्तर प्राप्त करते हैं, आधे अधूरे व एक वाक्य के उत्तर प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यदि पूर्ण रूप से उत्तर उससे प्राप्त करोगे आप, तो उससे क्या है, उसकी भाषा जो है अच्छी होगी, उसकी पकड़ अच्छी होगी, और उनकी जो तैयारी है मौखिक रूप से हो जाएगी। इसके जो मुख्य अंश है उसको आप श्यामपट्ट पे लिखते भी जा सकते हो, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो श्यामपट्ट पे भी आप उसके लिख सकते हैं। सभी छात्र छात्राएं समय रहते इसको उतार भी लेंगे अपनी कॉपी में। इसके बाद में इसका क्या है, लिखित रूप आता है। लिखित रूप के अंतर्गत अध्यापक या शिक्षक छात्रों को इकाई का कितना बोध हो चुका है, अर्थात दैनिक पाठ योजना का कितना बोध हो चुका है, इसकी जानकारी एवं मूल्यांकन करने हेतु कुछ प्रश्न पूछते हैं। छात्रों द्वारा सही सही उत्तर प्राप्त होने के बाद सारांश रूप में फलक भी लिखते हैं। जब विकसन प्रश्न हो जाते हैं तब दोबारा जब इसके जो प्रश्नों का जो इसके माध्यम से क्या है, सारांश लिखते हैं। यहीं पर ही जब छात्रों को अंत में सारांश पूछते हैं तो कुछ जो छात्र अच्छे होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले या अच्छी बुद्धि वाले, वो इसका सारांश बोलने का प्रयास भी करते हैं। जब ये आधा अधूरा सारांश बोलते हैं तो आधे अधूरे को पूर्ण करने का जो कर्तव्य होता है वो शिक्षक का होता है। शिक्षक क्या वो करता है, लिखित कार्य में सबसे पहले उसका जो भी सार होता है ना, वो बोलने का प्रयास करता है। गद्य है तो सार, और पद्य है तो उसका भाव, है ना। सार में वो अमुक जो बातें होती है उसके सार रूप में उसको संक्षिप्तता लिए हुए होती है, स्पष्टता लिए हुए होती है, शुद्धता लिए हुए होता है, तो उसको यहाँ पर कहने का वह प्रयास करता है। एक बार वह क्या करता है, शिक्षक उसको बोल करके सभी का ध्यान आकर्षित करके, जैसे मान लीजिए महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो आज हम ऐसा नहीं बोल करके उसको सीधा बोलेगा कि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में उदय सिंह के उसकी माता का नाम ये था, पिता का नाम ये था, दादी का नाम ये था, दादा का नाम ये था, वो उस वंश का राजवंश था। इस तरह से क्या है, उसका सार रूप में यहाँ पर सारी बातें आएगी। और यदि वो भाव है तो दोहे का जो भाव होगा, जैसे करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत है शिल्प पड़त निशान। तो यहाँ पर वो भाव जो है वो यहाँ पर लिखेगा सरल शब्दों में, और सभी को बोलेगा कि इसको अपनी अपनी कॉपी में उतारिए। और सारांश को फलक रूप में वह फलक में, है ना, अर्थात श्यामपट्ट पे लिखते भी जाएगा। जब श्यामपट्ट पे लिखेगा तब उसे वह दोबारा बोल करके लिखेगा, है ना, और छात्रों को बीच बीच में देखते भी जाएगा। दोनों कार्य उसके संपूर्ण कार्य चलेंगे। जब वो श्यामपट्ट पे लिखेगा तो 45 डिग्री का एंगल का उसका वो होना चाहिए कि कुछ तो वो छात्रों की ओर दे सके और कुछ सभी छात्रों को किताब में उतारने के लिए कह सके। जब ये उतार ले सभी छात्र, लिखित रूप का जो भी सार है या भाव है ना, भावार्थ है, ये अगर उतार ले, तत्पश्चात वह निरीक्षण करके देख लेता है कि कितने छात्रों ने किया है। फिर पुनः वह बौद्धिक स्तर के या मानसिक स्तर के प्रश्न उनसे पूछता है। पुनरावृत्ति या अवलोकन। पुनरावृत्ति में पूरे पाठ की पुनरावृत्ति होती है ना, पूरे पाठ का एक बार पुनः अभ्यास होता है। अर्थात उसमें से ऐसे प्रश्न जो पूछते समय छूट गए होंगे, है ना, तो उसमें सभी प्रश्नों को समाहित किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो काठिन्य निवारण है, इस काठिन्य निवारण को भी आप पुनरावृत्ति प्रश्नों में ले सकते हैं। इसी प्रकार फिर अंत में जो है आपका क्या होता है, मूल्यांकन प्रश्न आते हैं, है ना। तो मूल्यांकन प्रश्न में मूल्यांकन किसका मूल्यांकन, शिक्षक स्वयं भी छात्रों के माध्यम से अपना मूल्यांकन करता है। मूल्य धन अंकन, है ना। यहाँ पर क्या आएगा,
मूल्य धन अंकन, अर्थात मूल्यों का अंकन ये आएगा। तो जब मूल्यों का अंकन किया जाता है तो उसमें प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों को अनेक माध्यमों से पूछा जाता है, जैसे जोड़ियाँ बना दीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना, सत्य असत्य वाले प्रश्न, हाँ नहीं प्रश्न, हाँ नहीं वाले प्रश्न भी होते हैं, कई बार एक वाक्य वाले प्रश्न भी होते हैं, है ना। इस तरह से क्या है, कई सारी बातें यहाँ पर आती है। तो छात्रों से जब पूछते हैं तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षक का स्वयं का मूल्यांकन भी होता है कि यदि अधिक से अधिक छात्र यदि उठाते हैं अपना हाथ तो आज का पाठ समझिए कि लगभग सभी को समझ में आया है। यदि कम से कम छात्र उठाते हैं तो आज का पाठ छात्रों को समझ में नहीं आया है, तो आपकी विधि प्रविधि या पढ़ाई कराने का जो तरीका है उसमें आपको परिवर्तन करना आवश्यक है अगले दिन से। तो इस तरह से क्या मूल्यांकन उसका किया जाता है। और अंत में है आपका जो गृह कार्य, है ना। गृह कार्य जब आप देते हैं तो गृह कार्य में छात्रों की मानसिक स्तर को ध्यान में रखना पड़ता है। जो छूटा हुआ जो अंश है वो आप गृह कार्य में आप दे सकते हैं, उसे समझा करके। गृह कार्य आपको स्पष्ट खड़े होकर के, है ना, पहले बोलना है पूरी कक्षा को संबोधित करते हुए कि आज का गृह कार्य लिखिए। क्या गृह कार्य? कि महाराणा प्रताप की जीवनी को 10 पंक्तियों में लिख करके लाइए, जीवनी के मुख्य अंशों को, है ना। इस तरह से आप कर सकते हो। स्तर के अनुसार वो क्या है, बड़ा भी हो सकता है, 10 नहीं 15 पंक्ति हो सकता है, 20 पंक्ति हो सकता है, लेख हो सकता है, बड़ी कक्षा है तो इस प्रकार के गृह कार्य अपन दे सकते हैं। कुछ विद्वानों का अभिप्राय यह है कि गृह कार्य विद्यालय कार्य का विस्तार रूप होता है। अतः पठित सामग्री या दैनिक पाठ के बारे में छात्रों के ज्ञान को स्थायी रखने हेतु, है ना, अवधि समाप्ति से पहले गृह कार्य देना भी पाठ योजना का महत्वपूर्ण सोपान है। अध्यापक को गृह कार्य देते समय एक बार मौखिक रूप से प्रश्न को बोलना चाहिए। बाद में कक्षा में स्थित श्यामपट पर उस प्रश्न को स्पष्ट व शुद्ध भाषा में लिखना भी चाहिए ताकि अंत तक वह गृह कार्य दिखाई दे, एवं छात्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उस गृह कार्य को लिखने के लिए कहना चाहिए। सभी बच्चों ने लिख लिया है कि नहीं लिखा है, उसका एक बार निरीक्षण भी करना चाहिए। निरीक्षण करके जब बेल बज जाए अथवा पीरियड हो जाए तो श्यामपट से उस गृह कार्य को मिटाना भी चाहिए ताकि अगले शिक्षक को वह श्यामपट खाली मिले। यदि किसी छात्र ने नहीं लिखा है और यदि गड़बड़ी हो गई है तो उसे बोलना चाहिए कि भी आप किसी अन्य छात्र से देख करके गृह कार्य लिख लीजिए। यहाँ पर अगले जो शिक्षक आएंगे वे अपना जो भी है भूमिका यहाँ पर श्यामपट के माध्यम से अपने पाठ की भूमिका रखेंगे। इस तरह से क्या गृह कार्य का कार्य भी होता है। तो आज हमने पाठ योजना के जो सोपान हैं उसको पढ़ा है। उसके अंतर्गत जो आपका गद्य पाठ है ना, यहाँ पर गद्य पाठ के जो सोपान हैं उसके बारे में अपन ने यहाँ भूमिका से पढ़ा है। ठीक है, तो आप सभी को मुझे सुनने के लिए नमस्कार, और आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।